वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, हमें तो ऐसा ही बताया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि नल वेक्टर वेक्टर क्यों है? ना तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन भी अनडिफाइंड है। तो मुद्दा अब ये है कि वेक्टर की डेफिनेशन में कहीं ना कोई कुछ कमी है। तो वेक्टर की डेफिनेशन एग्जैक्टली ये होनी चाहिए कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये तीसरा और जो चौथा कंडीशन है, इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों कंडीशन पहली दो कंडीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम नल वेक्टर को वेक्टर मानते हैं, क्योंकि नल वेक्टर ये थर्ड और फोर्थ कंडीशन को फुलफिल करता है। नल वेक्टर की फिजिक्स में बहुत अधिक यूटिलिटी है। अब यदि हम न्यूटन के पहले लॉ को देखते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात होती है, तो यदि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब मान लो तीन फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं और ये तीनों का सम, वेक्टर सम उसका जीरो होता है। इसका साफ साफ मतलब है या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और नहीं तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यदि उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका साफ साफ मतलब है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में यदि कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसी के साथ में यदि हम ये समझें कि यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यदि हम वेलोसिटी वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वो जीरो आता है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग नल वेक्टर से दो चार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है कि वो अपना एक फील्ड जनरेट करता है। तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज हम ले लेते हैं, तो उसके मिड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है। एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल कर देता है दूसरा चार्ज। आईआईटी में बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं मोमेंटम के कंजर्वेशन को लेकर के। मान लो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है या कोलिजन हो रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड का एक एजम्पशन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड का एजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन हो गया जो एनर्जी को डिसिपेट कर देती है, तो इस प्रकार की कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे वो फील्ड क्या है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। यदि इस प्रकार का कंजर्वेटिव फील्ड वाला कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, उसमें एक्सप्लोजन होता है या कोलिजन होता है, तो वहां उस सिस्टम में जो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन या कोलिजन होता है और जो मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन और कोलिजन होता है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इट मींस मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इट्स happening of such event like explosion or collision remains conserved। यदि हम वेक्टर नोटेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये P जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर मोमेंटम का है। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये बेसिकली आपका क्या है? जीरो। ये हम तब मानेंगे जब वो जो सिस्टम था वो रेस्ट पे था। अदरवाइज इनिशियल और फाइनल लेवल पर आप क्या करेंगे? उस सिस्टम के सारे भी जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मासेस हैं, उन सब के आप मोमेंटम निकालेंगे और सबका वेक्टर सम आप लेंगे। ठीक है, तो आप सबका वेक्टर सम जो भी आप लेते हैं वो आपका P इनिशियल हो जाएगा, ऐसे P फाइनल होगा। तो P इनिशियल और P फाइनल बराबर होना चाहिए यदि मोमेंटम कंजर्व्ड है। और मान लो यदि सिस्टम रेस्ट पे है तो उसका P इनिशियल और P फाइनल सारे जो आपके मोमेंटम्स हैं, छोटे छोटे P1 P2 है ना, इस तरह से वेक्टर जितने हैं इनके वेक्टर सम क्या होगा? वो बेसिकली आपका जीरो होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार से मूव कर रहे हैं कि उनका मोमेंटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। इस फंडे की बहुत अधिक यूटिलिटी है आईआईटी में। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऊपर गया आसमान में और फट गया, उसमें तीन टुकड़े हो गए, तीन टुकड़े फिर इधर उधर गिरेंगे, तो अब आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फंडा आपको लगाना ही पड़ेगा और साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी आपको लगाना पड़ सकता है। नल वेक्टर बहुत अधिक यूजफुल है इन टर्म्स ऑफ वैलिड और बाउंड्री सॉल्यूशन। मान लो
ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये एक वेक्टर ही होगा और वो नल वेक्टर होगा। मान लो कोई पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर वो जीरो नल वेक्टर है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक ओरिजिन पर बैठा हुआ है या रेफरेंस पॉइंट पर। लीनियर अलजेब्रा की यूटिलिटी बहुत अधिक है मॉडर्न फिजिक्स में। नल वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो आइगन वेक्टर के रूप में नहीं माना गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नल वेक्टर ही इकलौता सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस सिस्टम का। एग्जाम्पल, ये ए बेसिकली आपकी मैट्रिक्स है, एक्स आपका एक वेक्टर है, ये मैट्रिक्स और ये वेक्टर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और आपको नल वेक्टर मिल रहा है। क्विकली हम लोग नल वेक्टर की यूटिलिटी को समझेंगे। फोर्स इक्विलिब्रियम में इसका मतलब नल वेक्टर है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इसका मतलब क्या है कि वो जीरो है, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। मोशन में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि जीरो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। लाइक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी यदि जीरो है ना, इसका मतलब क्या है कि बॉडी क्या है, रेस्ट पर, बॉडी रेस्ट पर है, मतलब बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और यदि एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है ना, नल वेक्टर है, इसका मतलब क्या क्या है, बॉडी सीधे सीधे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। फील्ड कैंसिलेशन में भी नल वेक्टर की यूटिलिटी बहुत अधिक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग देखते हैं वो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को, कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं हमको कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमको नल वेक्टर मिलता है। मोमेंटम कंजर्वेशन में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है कि नल वेक्टर वेक्टर हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि अलग अलग हमने मोमेंटम वेक्टर को जोड़ा और वो मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो एक कोई जीरो मैग्नीट्यूड मिला। अब सीधी सीधी बात है, हमको ये बात पता है कि यदि हम कई वेक्टर्स को जब जोड़ते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के तहत में, तो हमको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती। तो इस प्रकार से भाई भले ही नल वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है, भले ही उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन नल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। इज दिस पॉइंट क्लियर?